जयशंकर प्रसाद बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य को अनमोल कृतियां प्रदान की। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें नारी के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की प्रमुखता को दर्शाया गया है। यह नाटक स्त्री की सामाजिक स्थिति, उसकी इच्छाओं और अधिकारों के प्रति समाज के दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है। इस नाटक ध्रुव स्वामिनी में कुल 4 अंक है। यह नाटक स्त्री सशक्तिकरण, नैतिकता, राजनीति और वीरता के इर्द गिर्द घूमता है। नाटक की शुरुआत सम्राट रामगुप्त के दरबार से होती है। रामगुप्त कायर और विलासी राजा है जो शक आक्रमणकारियों से भयभीत है। उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी एक साहसी और स्वाभिमानी महिला है जो अपने पति की कायरता से क्षुब्ध रहती है। शकों ने आक्रमण किया है और युद्ध में असफल होने के कारण रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंपने का प्रस्ताव रखता है ताकि संधि हो सके। यह सुनकर ध्रुव स्वामिनी अपमानित और क्रोधित हो जाती है। चंद्रगुप्त, जो रामगुप्त का छोटा भाई है, जो वीर और राष्ट्रभक्त है, इस प्रस्ताव का विरोध करता है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करने का प्रण लेता है और रामगुप्त की नपुंसकता और अधर्म पर कटाक्ष करता है। द्वितीय अंक में ध्रुव स्वामिनी शकों को सौंपे जाने से पहले अपनी स्थिति पर विचार करती है। वह स्पष्ट कहती है कि राजा के लिए भी स्त्री केवल एक वस्तु नहीं जिसे वह जब चाहे दान कर दे। चंद्रगुप्त शकों के वेश में जाकर ध्रुव स्वामिनी को बचाने की योजना बनाता है। इस दौरान ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के बीच भावात्मक संबंध उभरने लगते हैं, परंतु ध्रुव स्वामिनी नैतिकता का ध्यान रखते हुए संयम बनाए रखती है। तृतीय अंक में चंद्रगुप्त अपनी योजना के अनुसार शकों को हराकर ध्रुव स्वामिनी को बचा लेता है। इस घटना के बाद रामगुप्त को क्रोध आता है और वह चंद्रगुप्त को अपना शत्रु समझने लगता है। राजदरबार में ध्रुव स्वामिनी पर आरोप लगाया जाता है कि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करने लगी है और इसलिए उसे शक राजाओं को सौंपे जाने का विरोध था। ध्रुव स्वामिनी इस आरोप का खंडन करती है और कहती है कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे पुरुष अपनी इच्छा से किसी को भी दे दे। रामगुप्त चंद्रगुप्त को दंडित करने की योजना बनाता है। चतुर्थ अंक में चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त को पराजित कर देता है और गुप्त साम्राज्य का राजा बन जाता है। ध्रुव स्वामिनी स्वयं को एक स्वतंत्र नारी सिद्ध करती है। वह स्पष्ट कहती है कि राजा की मृत्यु के बाद रानी को सती होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपने अधिकार से जीने का हक है। नाटक का अंत
ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के विवाह के साथ होता है। इस नाटक ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा 3 स्त्री पात्र है तथा 7 पुरुष पात्र है। पुरुष पात्रों में रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, खिंगिल, मिहिरदेव और पुरोहित है। इनके अलावा हिजड़ा, बौना, कुबड़ा, प्रतिहारी, खड्गदारिणी, सामंत कुमार, शक सामंत आदि थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए हैं। इन सब पात्रों में प्रमुख पात्र 3 ही है, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। नाटक के कार्य व्यापार में इनकी मुख्य भूमिका है। शिखर स्वामी, शकराज और कोमा इन प्रमुख पात्रों के कार्यों को विस्तार प्रदान करने के लिए आए हैं। शेष पात्रों की भूमिका छोटी किंतु कथा विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक के पात्र जीवंत और सशक्त है। ध्रुव स्वामिनी स्वाभिमानी, बुद्धिमान और दृढ़ नारी है, तो चंद्रगुप्त रामगुप्त का छोटा भाई, वीर, तेजस्वी, कर्तव्यपरायण और नारी सम्मान का संरक्षक है। शक सेनापति जो रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी को सौंपने की मांग करता है, वसुमती ध्रुव स्वामिनी की सखी है जो नाटक में उसकी भावनाओं और विचारों को समझने में सहायक होती है। राजगुरु जो परंपरागत दरबारी विचारों का समर्थक है और रामगुप्त की नीति को उचित ठहराने की कोशिश करता है। रामगुप्त के चरित्र में कई चारित्रिक विशेषताएं मिलती है, जैसे रामगुप्त मालवा का राजा, कायर, विलासी और आत्मसम्मान से हीन व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को शकों को समर्पित करने को तैयार हो जाता है। रामगुप्त इस नाटक का एक नकारात्मक चरित्र है जो कायरता और विलासिता का प्रतीक है। वह एक निर्बल शासक है जो शकों के आक्रमण से डरकर संधि की बात करता है और अपनी पत्नी को उनके हवाले करने को भी तैयार हो जाता है। वह स्वार्थी और सत्तालोलुप भी है। वह केवल अपने सिंहासन और जीवन की सुरक्षा चाहता है, भले ही इसके लिए उसे अपने परिवार और सम्मान की बलि क्यों न देनी पड़े। स्त्री के प्रति अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण रखने वाला चरित्र है। वह ध्रुव स्वामिनी को केवल एक वस्तु की तरह देखता है और उसके सम्मान की रक्षा करने के बजाय उसे शत्रुओं के समक्ष समर्पित करने को तैयार रहता है। नीचता और अहंकार उसमें सर्वत्र दिखाई देती है। अपनी कायरता के बावजूद वह अपनी पत्नी पर अधिकार जताने की कोशिश करता है और चंद्रगुप्त के प्रति शत्रुता रखता है। वह पराजय का प्रतीक है। अंततः ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की शक्ति के सामने वह पराजित हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक कायर शासक कभी भी टिक नहीं सकता। रामगुप्त का चरित्र उस प्रकार के शासकों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी सत्ता
और स्वार्थ के लिए नारी सम्मान और राष्ट्रहित की बलि चढ़ा देते हैं। नाटक में उसकी तुलना चंद्रगुप्त जैसे वीर और आदर्श शासक से की गई है, जिससे यह संदेश मिलता है कि एक राजा में केवल सत्ता नहीं बल्कि स्वाभिमान, वीरता और न्यायप्रियता भी होनी चाहिए। इस नाटक के संवाद संक्षिप्त, प्रभावशाली और पात्रों के व्यक्तित्व को उभारने वाले हैं। ध्रुव स्वामिनी के संवाद नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हैं, जबकि रामगुप्त के संवाद उसकी कायरता को दर्शाते हैं। इस नाटक में वीर रस, करुण रस और श्रृंगार रस निष्पन्न हुआ है। चंद्रगुप्त के चरित्र में वीरता का उत्कर्ष है। ध्रुव स्वामिनी की दशा देखकर दर्शकों में करुणा उत्पन्न होती है तथा चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के संबंधों में श्रृंगार रस की झलक मिलती है। इस नाटक की भाषा संस्कृत निष्ठ, ओजपूर्ण और प्रभावशाली है। इसमें काव्यात्मकता और साहित्यिक गरिमा है, जो प्रसाद की काव्यात्मक शैली को दर्शाती है। नाटक का मंचन प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न नाटकीय स्थितियां जैसे राजसभा, युद्ध, षड्यंत्र, विद्रोह आदि है, जो इसे मंचन के लिए रोचक बनाती है। ध्रुव स्वामिनी का मुख्य उद्देश्य नारी के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा का संदेश देना है। इसमें दिखाया गया है कि स्त्री केवल पुरुष की संपत्ति नहीं बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जिसे अपने भाग्य का निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। नाटक में नारी के अदम्य साहस और आत्मनिर्णय की भावना को बल दिया गया है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद की नारी चेतना और समाज सुधार की विचारधारा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नाटक की नायिका, जो स्वाभिमानी, विदुषी और दृढ़ निश्चयी है, वह नारी के सम्मान और स्वतंत्रता की समर्थक है। ध्रुव स्वामिनी केवल एक ऐतिहासिक नाटक नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का संदेश भी देता है। जयशंकर प्रसाद ने इसे नारी सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया है। इस नाटक में कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को भी उठाया गया है, जैसे स्त्री सशक्तिकरण। ध्रुव स्वामिनी एक ऐसी स्त्री है जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए समाज के नियमों को चुनौती देती है। इसमें नैतिकता बनाम परंपरा को भी व्यक्त किया गया है। नाटक यह प्रश्न उठाता है कि क्या परंपराओं का पालन केवल स्त्रियों के लिए आवश्यक है? राजनीति और सामाजिक न्याय को भी इसमें व्यक्त किया गया है। एक राजा जो न्यायप्रिय और साहसी होना चाहिए, न कि स्वार्थी और कायर। चंद्रगुप्त इसी न्यायप्रियता का प्रतीक बनता है। अंततोगत्वा कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी केवल एक ऐतिहासिक नाटक नहीं बल्कि समाज में स्त्री की स्थिति, स्वतंत्रता और अधिकारों पर गहरी चर्चा करने वाला नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया है कि स्त्री केवल पुरुष की संपत्ति नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व रखती है।
ध्रुव स्वामिनी नाटक का अंत एक नए युग की शुरुआत के संकेत के साथ होता है, जहां स्त्री केवल परिवार और समाज की मर्यादा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि स्वयं अपने निर्णय लेने और अपने सम्मान की रक्षा करने के अधिकार को भी रखती है। यह नाटक न केवल तत्कालीन समाज के लिए प्रासंगिक था, बल्कि आज भी नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा देता है। ध्रुव स्वामिनी एक सशक्त नाटकीय कृति है, जिसमें कथानक, पात्र, संवाद, रस, भाषा और उद्देश्य का उत्कृष्ट संतुलन है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद की नारी चेतना और नाट्य कला की परिपक्वता को भी दर्शाता है।